हैं। ठीक है, चलो। तो अपन कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया था। अब अपन कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो अगला लगाओ सहसंयोजी बंध। ठीक है, सहसंयोजी बंध। अब समझना ना, ध्यान देना। हमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल में जाके ये आयनिक बंध हुआ, सहसंयोजी बंध हुआ, धात्विक बंध हुआ, वंडरवॉल बंध हुआ, हाइड्रोजन बंध हुआ, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं पढ़ना, क्योंकि ये फिजिक्स के टॉपिक नहीं है। ठीक है ना, डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, अपन को कोई बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना। बस हमें ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि सहसंयोजी बंध ये होता है, हाइड्रोजन बंध ये होता है, वंडरवाल बंध ये होता है, धात्विक बंध ये होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें इनके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो सहसंयोजी बंध होता है, उस सहसंयोजी बंध के अंदर क्या होता है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन। अगर अपन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिखते हो? 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 10 2 12 और 5 17। ठीक है, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से तो लिखते हो। क्लोरीन 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो 1s2, 2s2, 2p6, 6 4 10 2 12 और 5 कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर अपन इसके भाइतम कोष की बात करें या अंतिम कोष की बात करें, तो इसके अंदर आप किस तरीके से दिखाते हो इलेक्ट्रॉन? तो अपन इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इस तरीके से 7। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं अपन? 7। 2 2 4 2 6 और एक ये हो गया 7। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या करते हैं, एक और क्लोरीन का परमाणु लेते हैं। ये लीजिएगा, हमने एक और क्लोरीन का परमाणु ले लिया। इसके भी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ठीक है, अब सुनो, अब क्या होता है कि ये क्लोरीन का परमाणु और ये क्लोरीन का परमाणु, ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या करते हैं? अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? सहसंयोजी बॉन्ड होगा, यानी कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो आप जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? क्लोरीन क्लोरीन, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन के एक एटम के साथ में क्या करता है? दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करता है। तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाते हो आप। ठीक है, और जैसे आप नाइट्रोजन लेते हो, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करता है? तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अंदर जो बॉन्डिंग आप दिखाते हो वो किस तरीके से दिखाते हो? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सहसंयोजी बंध के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना अष्टक पूर्ण किया जाता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। तो इस तरीके से क्या होता है? सहसंयोजी जो बंध होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलो लिख लो इसके अंदर ये सारी बातें जो मैं लिखवाना चाहता हूँ। लिखो, लिखो सहसंयोजी बंध के अंदर लिखना, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से कोई बंध बनता है, कोई बंध बनता है, तो उसे, तो उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तो उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। आगे लिखो लाइन चेंज करके, वे परमाणु जिनके बाहरी कोष, वे परमाणु जिनके बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते हैं, तथा इनकी प्रवृत्ति, तथा इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की नहीं होती है। तो ये, तो ये, तो ये इलेक्ट्रॉन का
साझा कर, तो ये इलेक्ट्रॉन का साझा कर जो बंध बनाते हैं, जो बंध बनाते हैं उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है, उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है, उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। लाइन चेंज करके लिखना। परमाणु के, परमाणु के अंतिम कोश में, परमाणु के अंतिम कोश में, परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर, परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर वह अक्रिय गैस के समान, वह अक्रिय गैस के समान, वह अक्रिय गैस के समान, वह अक्रिय गैस के समान स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, वह अक्रिय गैस के समान स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। क्लोरीन के, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः क्लोरीन का एक परमाणु, अतः क्लोरीन का एक परमाणु, अतः क्लोरीन का एक परमाणु दूसरे क्लोरीन के परमाणु के साथ, दूसरे क्लोरीन के परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सहसंयोजी बंध बनाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। चलो, तो ये हो गया सहसंयोजी बंध, सबको पता है। लिख लो इसको ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बन जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, सहसंयोजी बॉन्ड कहेंगे। कोई खास ज्यादा काम की नहीं है ये हमारे, है ना, तो इतना ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है इनमें, ठीक है। बस थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे मान लो परिभाषा पूछ ले 1.5 नंबर के अंदर, ठीक है। चलो, अगर क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन होता तो क्या होता, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती, क्योंकि उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता, और दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता, ठीक है। और नाइट्रोजन होता तो वो क्या करता, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या करता वो, कोवलेंट बॉन्ड बनाता, क्योंकि उसके भाई उसके अंतिम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो तीन तीन की शेयरिंग करता, ऑक्सीजन दो दो की शेयरिंग करेगा, ये एक एक की शेयरिंग करेगा, ठीक है। लिखो आगे, इसके नीचे लिखो जस्ट, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः, अतः ऑक्सीजन का एक परमाणु, अतः ऑक्सीजन का एक परमाणु दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ,
दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, कैसे? ये 1 2 3 4 5 6, तो ये इस तरीके से अगर अपन दिखाएं तो ये लो इसका स्टक पूरा हो गया, और इस तरीके से दिखाएं तो इसका स्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है? दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। ठीक है, चलो ये दिखा दो, ये इसके अंदर आप दिखा सकते हो। कल से हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, कल से हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। पहले यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, पहले यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कल से नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, पहले यूनिट नंबर 4 चलेगी। चलो ये दिखा दो। अगला लिखो, अगला लिखो, सॉरी इसी के अंदर आगे लिखो। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में, नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, कल से होगी न्यूक्लियर की क्लास, है ना? कल से न्यूक्लियर की क्लास भी होगी, और सॉलिड की तो है ही ना। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः नाइट्रोजन का एक परमाणु, अतः नाइट्रोजन का एक परमाणु नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ, नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन का, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा कर, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा कर, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा कर सहसंयोजी बंध बनाता है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा कर सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये नाइट्रोजन है, ये लो इस तरीके से दिखा दो, कैसे भी दिखा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बस हमें ये दिखाना है कि ये इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ये लो, ये इस तरीके से शेयरिंग होती है इसके अंदर और फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो डाल लो इसे ना। ठीक है, हाँ जी, लिखो इसके नीचे, लिखो सहसंयोजी बंध के गुणधर्म, सहसंयोजी बंध के गुणधर्म। ठीक है, चलो देखो सहसंयोजी बंध के जो गुणधर्म हैं उसके अंदर पहला गुणधर्म लेंगे अपन इसकी बंधन ऊर्जा पर आधारित। ये जो सहसंयोजी बंध होते हैं ये क्या होते हैं? आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होते हैं। अगर कमजोर होते हैं तो इनको बनाने और इनको तोड़ने के लिए कम बंधन ऊर्जा या कम संसंजक ऊर्जा की क्या होती है? जरूरत होती है। लिखो पहला गुणधर्म लिखना, आयनिक सॉरी सहसंयोजी बंध आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होते हैं। सहसंयोजी बंध आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होते हैं, अर्थात इनको बनाने व तोड़ने में
अर्थात इनको बनाने व तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको बनाने व तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको बनाने व तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण इनकी बंधन ऊर्जा का मान कम होता है। इस कारण इनकी बंधन ऊर्जा का मान कम होता है। सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो। आयनिक बंध वाले यौगिकों की तुलना में इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। आयनिक बंध वाले यौगिकों की तुलना में इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। लेकिन सुनो, लेकिन जो ग्रेफाइट और हीरा होता है, इसकी संरचना ठोस होने के कारण उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। देखो, परंतु हीरा व ग्रेफाइट की संरचना ठोस होने के कारण इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, लिख लिया? एक पॉइंट और लिख लो। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उच्च है तो उनके लिए क्रिस्टल पारदर्शी होगा। उनके लिए क्रिस्टल पारदर्शी होता है। और यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अल्प है तो उनके लिए क्रिस्टल अपारदर्शी होता है। उनके लिए क्रिस्टल अपारदर्शी होता है। हाँ जी, अगला लगाइएगा आप लोग, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना इसकी। तीसरा लगाइएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड अगले चलेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, अगला लगा लो आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आप लोग लगा लीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे देखो, जो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन मैं से बोलूं कि उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसको आप फोन भी बोलते हो, FON। ठीक है, तो हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है। ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है। और भी आगे दिखाएं हम, तो ये हाइड्रोजन है और ये है फ्लोरीन है। अब यदि हाइड्रोजन, जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोरीन के साथ क्या कर रहा है? सहसंयोजी बंध बना रहा है। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ सहसंयोजी बंध बना रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोरीन और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की तुलना में जो फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? उच्च होती है। अगर उसकी विद्युत ऋणता उच्च होती है तो साजे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो फ्लोरीन की तरफ विस्थापित हो जाता है। अगर साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की तरफ विस्थापित हो जाता है तो इस पर तो आ जाता है आंशिक ऋणावेश और इस पर आ जाता है आंशिक धनावेश। ऐसे ही इस पर भी आंशिक धनावेश ऋणावेश आएगा, इस पर आंशिक धनावेश आएगा, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। ये क्यों डेवलप हुआ है आंशिक धनावेश और ऋणावेश? इनकी विद्युत ऋणता के कारण। इसकी विद्युत ऋणता होती है वो इसके कंपेयर में ज्यादा होती है, इसलिए इस पर तो आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। ऐसे ही सबके अंदर से। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है? इस अवस्था के अंदर
ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा, इसी को क्या बोलते हो आप? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। इसी को क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, लिखना, लिखो, लिखना। जब हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणता वाले जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व, ऐसे लिख लो, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, FON के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, तो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म तो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म तो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म उच्च विद्युत ऋणता वाले उच्च विद्युत ऋणता वाले उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण जिसके कारण हाइड्रोजन पर जिसके कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आंशिक धनावेश और उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व पर और उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में अणु का व्यवहार इस स्थिति में अणु का व्यवहार द्विध्रुव की तरह हो जाता है। अणु का व्यवहार द्विध्रुव की तरह हो जाता है, और इन्हीं द्विध्रुवों के मध्य और इन्हीं द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण बंध को इन्हीं द्विध्रुवों के मध्य आकर्षण बंध को सहसंयोजी बंध हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। ठीक है, उतार, सामने से उतार दो ये डायग्राम। अब देखो, इसकी जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म, वो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो बंध होता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये दुर्बल बंध ही होता है ना। और जब दुर्बल बंध है तो इसको तोड़ने और बनाने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी बंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। अब ये दुर्बल बंध है तो इसके गलनांक पथनांक भी क्या होते हैं? कम ही होते हैं। ठीक है, देख लो। लिखो गुणधर्म, लिखिएगा गुणधर्म। पहला पॉइंट लिखो, गुणधर्म के अंदर पहला पॉइंट लिखना, हाइड्रोजन बंध कमजोर होने के कारण हाइड्रोजन बंध कमजोर होने के कारण हाइड्रोजन बंध कमजोर होने के कारण इनकी बंधन ऊर्जा का मान कम होता है। इनकी बंधन ऊर्जा का मान कम होता है। सेकंड पॉइंट लिखो,
इनके गलनांक व क्वथनांक भी कम होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक भी कम होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक भी कम होते हैं। ठीक है, चलो, हाँ जी, देखिएगा, आइएगा, हो गया ये। अगला लगाओ वांडरवाल बंद। अभी छोटे छोटे हैं, दो दो तीन तीन चार चार लाइन की बात है इनमें। वांडरवाल बंद। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो परमाणु हैं, एक परमाणु है ए, दूसरा परमाणु है बी। तो ये रहा मेरा ए परमाणु और ये रहा हमारा दूसरा परमाणु बी परमाणु। ये रहा न्यूक्लियस इसका, ये रहा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ए परमाणु और बी परमाणु है, इन परमाणुओं के अंदर क्या है कि जो नेगेटिव है उस नेगेटिव का सेंटर और जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव का सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं। एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंटर। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंटर क्या है, एक ही पॉइंट पे है। जैसे मैं कहूं कि नेगेटिव का सेंटर, ये पॉजिटिव का सेंटर है और ये है नेगेटिव का सेंटर। ये दोनों के सेंटर क्या है, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं इस ए परमाणु और बी परमाणु के अंदर। लेकिन होता क्या है, जब आप इनको पास लेके आओगे तो होगा क्या, समझना। जैसे मान लो मैं इसको इसके पास लेके गया, अब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को धक्का लगाएगा। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जैसे ही इसको अपन इसके पास में लेके आए तो ये जो नेगेटिव है इस नेगेटिव को धक्का मारेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो उस अवस्था में क्या होता है, इनके सेंटर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी जहां पहले पॉजिटिव और नेगेटिव के जो सेंटर हैं वो कोइंसाइड कर रहे थे, एक दूसरे पर संपाती थे, वो क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। अगर वो विस्थापित हो जाएंगे तो एक पर आंशिक धनावेश आ जाएगा और एक पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। यानी कैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसे हो जाता है। जैसे देखो मैं बताता हूं, समझना। जैसे हम इसको समझे इस तरीके से, देखो हुआ क्या, जैसे ही आप इसको इधर लेके आए तो नेगेटिव प्रतिकर्षित हो गया और नेगेटिव प्रतिकर्षित होकर इधर की तरफ आ गया। ये नेगेटिव सारा इधर की तरफ आ गया और ये रहा पॉजिटिव। अब नेगेटिव सारा इधर की तरफ चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है, जहां पहले वो कोइंसाइड कर रहे थे, अब वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वो आपस में क्या हो गए, विस्थापित हो गए। वो आपस में विस्थापित हो गए तो इस पर है प्लस और इस पर है आंशिक ऋणावेश। ये विस्थापित हो गए तो पहले तो क्या थे, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन जैसे कि इसको इसके पास लेके आएंगे तो ये क्या हो गए, विस्थापित हो गए। ऐसे ही सिमिलरली ये इसके पास आएगा तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा हमको। देखो सुनो, जैसे कि ये इसके पास आया, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या हो गया, प्रतिकर्षित हो गया। लेकिन अब क्या होगा, सुनो, इसका नेगेटिव प्रतिकर्षित हो गया, लेकिन होगा क्या कि जब ये इसके पास आएगा तो इसका जो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ये लो, यहाँ क्या आ गया, ऋणावेश आ गया और यहाँ क्या है, धनावेश है। तो इसका भी क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ही इसको इसके पास में लेके आते हैं तो पहले इनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहे थे, कोइंसाइड कर रहे थे, एक पॉइंट पे थे, ठीक है ना, संपाती थे। लेकिन जैसे ही पास आते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को, मतलब उनके जो सेंटर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के कारण क्या होता है, आंशिक धनावेश और ऋणावेश आ जाता है और इधर भी क्या आता है, आंशिक धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। तो इस अवस्था में ये द्विध्रुव बन गया, ये द्विध्रुव बन गया, तो इन द्विध्रुवों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसी बॉन्डिंग को आप क्या कहते हो, वांडरवाल बंध कहते हो। इसी को क्या कहते हैं अपन, वांडरवाल बंध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं अपन, वांडरवाल बंध कहते हैं। ठीक है, छोटा सा है, लिख लो फटाफट, लिखो। वांडरवाल बंध के अंदर लिखना, लिखना अन्योन क्रियाकारी कणों, अन्योन क्रियाकारी कणों, ब्रैकेट के अंदर लिखना
अन्योन क्रियाकारी कणों ब्रैकेट के अंदर लिखना परमाणुओं तथा अणुओं, परमाणुओं तथा अणुओं, ब्रैकेट बंद कर लो, के बीच पाए जाने वाले, के बीच पाए जाने वाले, के बीच पाए जाने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को, के बीच पाए जाने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बलों को वांडरवाल बंद कहा जाता है, वांडरवाल बंद कहा जाता है। लाइन चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, परमाणु ए तथा बी, परमाणु ए तथा बी, परमाणु ए तथा बी में धनावेश व ऋणावेश, में धनावेश व ऋणावेश विस्थापित हो जाने के कारण, विस्थापित हो जाने के कारण द्विध्रुव का निर्माण होता है, द्विध्रुव का निर्माण होता है। इस अवस्था में उनके मध्य, इस अवस्था में उनके मध्य वांडरवाल बंद का निर्माण हो जाता है, वांडरवाल बंद का निर्माण हो जाता है, वांडरवाल बंद का निर्माण हो जाता है। थोड़ा जल्दी कर लेना ना, क्योंकि इसके गुणधर्म फिर एक मेटेलिक बॉन्ड हो रखे, वो भी कंप्लीट कर लेना। ये डायग्राम बना दो, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद में मैं इसके गुणधर्म लिख देता हूं यहाँ पे। उतार लो ये ना, ये इसके गुणधर्म है, जैसे उतार लो मैसेज कर देना ना, ये इसके गुणधर्म है, जैसे उतार लो मैसेज कर देना। चलो हो गया, लिख लिया तो लास्ट पॉइंट लगाओ आप लोग, धात्विक बंध।
ठीक है, लास्ट लगाइएगा धात्विक बंध। धात्विक बंध के अंदर क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो धात्विक बंध, देखो धात्विक बंध के अंदर क्या होता है, जो एटम है वो एटम बड़े होते हैं। ठीक है, अगर वो एटम बड़े होंगे तो उसके अंदर सेल भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है ना, यानी उसके अंदर कक्षक भी क्या होंगे, ऑर्बिट्स भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। अब देखो जो पास वाला ऑर्बिट होता है न्यूक्लियस के, उसके इलेक्ट्रॉन पर तो क्या होती है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसकी पकड़ होती है। लेकिन जो लास्ट वाला जो अंतिम ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस पर पकड़ क्या होती है, ना के बराबर होती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इस तरीके से ऑर्बिट है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एटम होंगे मेटेलिक बॉन्ड के अंदर, उसके अंदर जो परमाणु होंगे वो साइज में बड़े होंगे, तो उसके अंदर सेल भी ज्यादा होंगे, उसके अंदर कक्षक भी ज्यादा होंगे, ऑर्बिट भी ज्यादा होंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर तो इसकी पकड़ है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी पकड़ नहीं है। तो ये क्या होते हैं, जो संयोजी अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक से शिथिल बंद होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। अगर लूजली बाउंड होते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब ये बाहर निकल जाएंगे तो कैसा आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। किस तरीके का आयन बनेगा, इस तरीके से पॉजिटिव आयन बनेंगे। ठीक है, अब कोई एक परमाणु तो होंगे नहीं, बहुत सारे परमाणु होंगे ना, तो इस तरीके से बहुत सारे परमाणु होंगे तो बहुत सारे आयन भी बनेंगे। और ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड होने का मतलब इस तरीके से लूजली क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड इस तरीके से होते हैं। अब लूजली बाउंड होते हैं तो ये क्या करते हैं, इस क्रिस्टल के अंदर क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं। स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का मतलब ये हो गया, ये यहां से गति करके, यहां से गति करके, यहां से गति करके, यहां से गति करके कहीं पे भी क्या कर सकता है, ये इसके अंदर मूव कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का किसी भी एक आयन के साथ कोई संबंध नहीं होता, यानी किसी एक परमाणु के न्यूक्लियस के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे नहीं कह सकता कि मैं ये इलेक्ट्रॉन इस धनायन या धनावेश के साथ संबंध रखता है, नहीं, इसका किसी के साथ भी संबंध नहीं है। ये अभी यहां है, कुछ देर बाद ये यहां हो जाएगा, कुछ देर बाद ये यहां हो जाएगा, कुछ देर बाद ये यहां हो जाएगा। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी आयन के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ये फ्रीली क्या करते हैं, इसके अंदर मूवमेंट करते हैं। अगर ये फ्रीली इसके अंदर मूवमेंट करते हैं तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन, और जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं कि इसका न्यूक्लियस और सॉरी इसका धनावेश और इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या कहलाया जा सकता है, मेटेलिक बॉन्ड कहलाया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये इससे भी संबंधित हो सकता है, इससे भी संबंधित, इससे भी संबंधित, इससे भी संबंधित, तो ये किसी से भी संबंधित हो सकता है ना, किसी एक के साथ पर्टिकुलर इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, किसी किसी एक के साथ ये संबंधित नहीं होता है, संबंध नहीं होता है इसका। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, फ्रीली इसके अंदर मूव करते हैं। तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को अपन क्या बोल देते हैं, धात्विक बंध कह देते हैं। उसी को क्या बोल देते हैं अपन, धात्विक बंध कह देते हैं। फटाफट लिख लो, लिखना धात्विक क्रिस्टल के परमाणुओं में, धात्विक क्रिस्टल के परमाणुओं में, धात्विक क्रिस्टल के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक फ्रेम में दिखा देता हूं। संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से शिथिलबद्ध होते हैं, लूजली बाउंड, नाभिक से शिथिलबद्ध होते हैं, नाभिक से शिथिलबद्ध होते हैं और चालक में, और चालक में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और चालक में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
इनका किसी एक परमाणु के साथ इनका किसी एक परमाणु के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इनका किसी एक परमाणु के साथ कोई संबंध नहीं होता है। परंतु ये इलेक्ट्रॉन परंतु ये इलेक्ट्रॉन जालक में उपस्थित आयन के साथ दुर्बल बंध बनाते हैं जिसे धात्विक बंध कहा जाता है। हाँ जी, ये डायग्राम बनाने का स्पेस छोड़ दो, बना लेना इसको, पहले इसके गुणधर्म लिख लो, क्योंकि ये डायग्राम बनाने का स्पेस छोड़ दो, पहले गुणधर्म लिख लो। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना गुणधर्म के अंदर, धात्विक बंध को बनाने व तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः इनकी बंधन ऊर्जा आयनिक व सहसंयोजी बंध से कम होती है। अतः इनकी बंधन ऊर्जा आयनिक व सहसंयोजी बंध से कम होती है। अतः इनकी बंधन ऊर्जा आयनिक व सहसंयोजी बंध से कम होती है। दूसरा लिखो, क्रिस्टलीय संरचना होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। क्रिस्टलीय संरचना होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। तीसरा लिखना, इनकी विद्युत चालकता एवं ऊष्मा चालकता अधिक होती है। इनकी विद्युत चालकता एवं ऊष्मा चालकता अधिक होती है। इनकी विद्युत चालकता एवं ऊष्मा चालकता अधिक होती है। ये डायग्राम बना लेना जहां स्पेस छोड़ा था। तो ये हो गया आप लोगों की ये यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, या तो सेकंड स्टार्ट होगी या 4 स्टार्ट होगी। ऑफलाइन के अंदर 4 स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ कौन से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।